नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन केडिया पुनः अपने पीसीएस के नोट्स में भारतीय इतिहास के अपने नोट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक को लेंगे और इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं पीसीएस में। गुलाम वंश की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका, ऐबक का सेनापति एवं शासक के रूप में मूल्यांकन, ऐबक की कठिनाइयाँ, उसने उन पर किस तरह विजय प्राप्त की। आज अपने आलेख में हम इन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया है। उनका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। प्रारंभिक जीवन। ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूकी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा। उसने ऐबक को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और अंत में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा। ऐबक ने अपनी योग्यता के बल पर अमीर ए अखूर अश्वशाला का अध्यक्ष पद प्राप्त किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के उपरांत लाहौर निवासियों के आमंत्रण पर ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। यद्यपि ऐबक को नियमपूर्वक अपनी दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई। ऐबक की कठिनाइयाँ। नंबर 1, यिल्दिज और कुबाचा की प्रतिद्वंदिता। ऐबक को कठिनाई अपने संबंधियों तथा अपने समान ही गोरी के दास तथा उसके राज्य के अधिकारी ताजुद्दीन यिल्दिज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ताजुद्दीन यिल्दिज ने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। वह ऐबक को अपने अधीन तथा गोरी के भारत के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। उच्च का सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा भी दिल्ली के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। नंबर 2, ख्वारिज्म शाह की बढ़ती शक्ति। ख्वारिज्म शाह की बढ़ती हुई शक्ति ऐबक के लिए एक बड़ा खतरा थी। ख्वारिज्म शाह की नज़र गजनी पर थी। यिल्दिज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी पर ख्वारिज्म शाह का अधिकार हो जाता तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था। बंगाल की समस्या। बंगाल के दूरस्थ इक्ते ने भी ऐबक को परेशान किया। मोहम्मद बख्तियार खलजी के हत्यारे अली मर्दन खां को खलजी सरदारों ने कैद कर लिया और उन्होंने मोहम्मद शेरा को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अली मर्दन खां कैद से भागकर ऐबक के पास पहुंचा। ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसने वायदा किया कि वह ऐबक के अधीन रहेगा तथा वार्षिक कर देगा, परंतु खलजी सरदार इस प्रबंध को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 4, राजपूतों की समस्या। गोरी ने राजपूतों की शक्ति को दुर्बल अवश्य कर दिया था, परंतु समाप्त नहीं कर सका था। राजपूत स्थान स्थान पर तुर्कों का मुकाबला कर रहे थे तथा अनेक स्थानों से तुर्कों को निष्कासित कर रहे थे। इस प्रकार ऐबक की मुख्य कठिनाई भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना, उसे गजनी के शासकों के कानूनी आधिपत्य से मुक्त करना तथा उसे एक पृथक स्वतंत्र राज्य का अधिकार और अस्तित्व प्रदान करना था। कठिनाइयों का हल। ऐबक ने कौशल और कूटनीति से कार्य किया। उसने अनेक तुर्की सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के उद्देश्य से उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। संभवतया कुबाचा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया, परंतु यिल्दिज की तरफ से खतरा रहा। इस कारण ऐबक सर्वदा लाहौर में रहा। नंबर 2, ख्वारिज्म शाह के दबाव के कारण यिल्दिज को गजनी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। ऐबक ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया और आगे बढ़कर गजनी पर अधिकार कर लिया, पर यिल्दिज के कारण ऐबक 40 दिन के पश्चात ही गजनी छोड़ना पड़ा। इस प्रकार ऐबक का गजनी अभियान सफल होते हुए भी स्थायी लाभ का न रहा।
परंतु यिल्दिज़ उसके भारत के राज्य पर अधिकार करने में असमर्थ रहा और ऐबक ने दिल्ली के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की। बंगाल समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व ऐबक ने सरदार रूमी को सौंपा। सरदार के निरंतर प्रयत्नों और युद्ध के पश्चात ही अली मर्दन खां को बंगाल का सूबेदार बनाया जा सका और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ। ऐबक को राजपूतों की ओर ध्यान देने का अवसर ही न मिल सका। राजपूतों ने कुछ स्थानों को उससे छीन लिया और ऐबक ने उन्हें पुनः जीतने का प्रयत्न न कर सका। अब ऐबक का मूल्यांकन। ऐबक का मूल्यांकन एक सेनापति के रूप में, एक शासक के रूप में। सेनापति ऐबक ने निम्न विजय प्राप्त की। नंबर 1, कन्नौज तथा अजमेर पर आक्रमण। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद कई विद्रोह हुए। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में हार गया था, परंतु चौहान सेना ने पराजय स्वीकार नहीं की थी और अस ने हांसी का घेरा डाल दिया था, लेकिन ऐबक ने उसकी योजना असफल कर दी और दोआब में एक सैनिक छावनी बनाई। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने अजमेर पर अधिकार करके रणथंभौर को घेरा। तभी दिल्ली में भी विद्रोह हुआ। ऐबक के सामने बड़ी विकट समस्या थी, पर ऐबक ने बड़े धैर्य से काम लेकर विद्रोह को दबा दिया। जयचंद के आक्रमण के समय गौरी की ऐबक ने बड़ी सहायता की थी और बनारस तथा असनी इत्यादि पर अधिकार कर लिया था। हरिराज ने एक बार पुनः संघर्ष किया और एक सेना दिल्ली पर आक्रमण के लिए भेजी, पर ऐबक ने गढ़ का घेरा डाला और किले को जीत लिया। उसने अजमेर में एक मुस्लिम शासक नियुक्त किया और गोविंद राज को रणथंभौर का शासक बना दिया। गुजरात पर आक्रमण। अजमेर के निकट के मेड़ और चौहान शासकों ने एक बार पुनः स्वतंत्रता का प्रयत्न किया। उन्होंने चालुक्य शासकों से मदद मांगी। इस पर ऐबक ने मेड़ों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ऐबक के लिए बड़ी विकट समस्या आ खड़ी हुई और ऐबक को पीछे हटना पड़ा। सौभाग्य से ऐबक की मदद के लिए एक सेना गजनी से आ गई, जिससे उसे सफलता मिली। उसने अनिलवाड़ा को लूटा, लेकिन वहां पर स्थायी अधिकार न रख सका। नंबर 3, कालिंजर पर विजय। बुंदेलखंड पर परमार्दी चंदेल का राज्य था। ऐबक ने कालिंजर पर हमला कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ऐबक ने कालपी और बदायूं के दुर्गों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अन्य विजय। सन 1205 में खोखरों ने पंजाब में विद्रोह किया। ऐबक ने खोखरों के दमन में गोरी की बड़ी मदद की। मूल्यांकन। ऐबक एक साहसी और अनुभवी सेनापति था। गोरी की भारतीय विजयों का अधिकांश श्रेय उसी को था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है, इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मुइजुद्दीन की भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक के अथक परिश्रम और वफादार सेवा को था, क्योंकि मुइजुद्दीन ने केवल प्रेरणा शक्ति प्रदान की थी, जबकि ऐबक दिल्ली राज्य की विस्तृत योजनाओं और उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी था। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा है कि यद्यपि ऐबक की सेना में विभिन्न नस्लों के सैनिक थे, परंतु तब भी कोई सैनिक किसी व्यक्ति से जबरदस्ती एक दिन का घास, एक दाना अनाज अथवा एक पेड़ भी छीनने का साहस नहीं कर सकता था। शासक के रूप में ऐबक का मूल्यांकन। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, हसन निजामी, प्रोफेसर हबीबुल्लाह आदि विभिन्न विद्वानों ने ऐबक को एक शक्तिशाली और योग्य शासक स्वीकार किया, परंतु डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव तथा कुछ एक अन्य इतिहासकार उसे अच्छे प्रशासकों में स्थान प्रदान नहीं करते। उसके अनुसार उसने अपने राज्य को व्यवस्थित और संगठित करने की योग्यता का परिचय नहीं दिया। राजधानी में एक शक्तिशाली सेना रखने के अतिरिक्त उसने सभी महत्वपूर्ण शहरों में भी सैनिक छावनियां स्थापित की, शक्ति के आधार पर कर वसूली की। हिंदू मंदिरों के अवशेषों से उसके द्वारा मस्जिदों का निर्माण भी उपयुक्त नहीं था। इसके अतिरिक्त ऐबक अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सका। वह अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका और उसे गजनी सुल्तानों के संप्रभुता के दावे से पूर्ण मुक्ति न दिला सका। ऐबक चतुर कूटनीतिज्ञ और व्यवहारिक शासक था। वह यह समझ सका था कि उसकी प्रथम आवश्यकता भारत के तुर्की राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना और उसे गजनी के आधिपत्य से मुक्त करना था। उसने इसी दिशा में प्रयत्न किया और सफल भी हुआ। ऐबक न्यायप्रिय और दानी शासक था।
हसन निज़ामी ने लिखा है कि वह अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था और अपने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। इतिहासकार मिन्हास ने लिखा है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था और वह बहुत दानशील था। फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक साहित्यानुरागी भी था और उसकी स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विहान हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी उसके समय में आरंभ हो चुका था। इस प्रकार मैंने प्रयास किया है कि कुतुबुद्दीन से संबंधित जितने भी प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं उन सभी को ये टॉपिक कॉम्पैक्ट रूप में कवर करें। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस कमेंट भी लिखें कि ये आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।